Hey everyone, welcome to Elixir. This is Sakshi Mishra, and today we have the lecture number 6 in which we will see the DNA replication in a detail. And yes, just let's start today's topic. So इसके पहले हमने DNA के बारे में पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 5 में कि डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड जो होता है एंटी पैरेलल होता है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है उन दोनों के बीच में, और फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होते हैं 5 प्राइम से और 3 प्राइम से OH ग्रुप अटैच्ड होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होना मीन्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें से कि एक पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और जो डीएनए का फॉर्मेशन हुआ होता है न्यूली फॉर्म डीएनए मॉलिक्यूल का, वो अपने पेरेंट का बिल्कुल रेप्लिका होता है, मिरर इमेज होता है। और हमने इसके भी बारे में बात कर लिया था कि जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है नेचर में, और यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। प्रोकैरियोटिक के पास एक सिंगल ओराई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और यूकैरियोटिक की बात करें अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे रेप्लिकॉन यूनिट्स होते हैं। रेप्लिकॉन यूनिट क्या होता है कि एक ओरिजिन होता है जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस इनिशिएट होती है। ओके, तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल रेप्लिकॉन होता है, और अगर बात कर ले यूकैरियोट्स की तो बहुत सारे रेप्लिकॉन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ईस्ट की बात भी करी थी हमने, 400 रेप्लिकॉन होते हैं, और इसीलिए 400 उसके पास रेप्लिकेटर्स होते हैं, क्योंकि रेप्लिकॉन इज इक्वल टू द रेप्लिकेटर्स। और इसके साथ साथ हमने बात करी थी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, जिसके पास 3 मॉडल के बारे में बात करी थी। बेसिकली कंजर्वेटिव मॉडल, डिस्पर्सिव एज वेल एज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को डीएनए के वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में कैसे दे दिया था, ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया था लेक्चर नंबर 5 में। एज वेल एज हमने ये भी कवर कर लिया था कि मैथ्यू मिचेल्सन फ्रैंकलिन स्टाल एक्सपेरिमेंट के बारे में, कैसे उन्होंने बैक्टीरिया को स्टडी किया और वहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करके बताया। ओके, तो इट वाज अ क्विक समरी फॉर टिल नाउ। So it's today's topic, the DNA replication in the prokaryotes basically। और yes, आप इस वीडियो को प्लीज ऑनेस्टली देखना एंड ट्रस्ट मी, लास्ट वीडियो तक, लास्ट लेक्चर तक टुडे के द डीएनए रेप्लिकेशन वुड बी ऑन योर टिप्स। ओके, सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट्स। यस, सी एज वी नो कि प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो होता है वो सर्कुलर होता है। उसके पास एक ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको कि ओराई-सी कहते हैं। ओराई-सी का दूसरा नेम होता है ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और कंटेन करता है ये 2 टाइप का साइट, 2 टाइप ऑफ साइट। एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड के पास क्या होता है, 30 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंसेस होते हैं जिनको कि 13 मर्ज सीक्वेंसेस कहते हैं। और राइट साइड के पास 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं जिनको कि 9 मर्ज सीक्वेंसेस कहते हैं। 9 मर्ज जो होता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होता है जिसको कि डीएनए ए प्रोटीन कहते हैं। ये बाइंड करता है हेक्सामेरिक फॉर्म से एंड डज द रेप्लिकेशन प्रोसेस इनिशिएट, और यहीं से रेप्लिकेशन प्रोसेस की इनिशिएशन होती है। सी, ये रहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ इकोलाई का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका रहा ORIC, ORIC विच मीन्स ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोम। अगर इसका हमने फुल फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी तो ORIC का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो रीजन होता है जहाँ से बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन की प्रोसेस इनिशिएट होती है। अगर हमने इतने फ्रैगमेंट को जूम करके देखा तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये रहा सर्कुलर 2 स्ट्रैंडेड बैक्टीरिया के डीएनए के 2 स्ट्रैंडेड दिखे, ये ब्लू वाला। और उसमें क्या है कि जो लेफ्ट साइड वाला सीक्वेंस है ना, लेफ्ट साइड वाला जो साइट है, ये रहा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ओके, ये रहा हमारा राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड वाला साइट है वहां पे क्या होता है कि 13 बेस पेयर के कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो कि 80 रिच रीजन होते हैं, ठीक है। 80 रिच रीजन होते हैं, 80 रिच रीजन होते हैं। कौन से सीक्वेंसेस, 13 बेस पेयर के सीक्वेंसेस। और अगर हमने वही बात अगर राइट साइड में की तो वहाँ पे 9 बेस पेयर के सीक्वेंसेस होते हैं जिनको कि 9 वर बोलते हैं, और इनको डीएनए ए बॉक्स प्रोटीन भी बोलते हैं। डीएनए ए बॉक्स प्रोटीन, डीएनए ए बॉक्स की प्रोटीन बोलते हैं। इनके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होता है,
ठीक है, ये रहा बिल्कुल बेसिक। कैसे, फिर से बताने की कोशिश करती हूँ कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ई कोलाई को अगर आप जूम करके देखोगे तो वहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकॉन होगा या ओरियाई होगी जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा, और उसका और जूम करके देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा बैक्टीरिया के केस में। लेफ्ट साइड में 80 रिच रीजन होगा 13 बेस पेयर का, 13 मर का, और राइट साइड में 9 मर का सीक्वेंसेस होगा जिसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होंगे और जिनको डीएनए ए बॉक्स कहते हैं। 80 रिच रीजन अब बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड में होता क्यों है। सी, ये रहा ओराइसी बैक्टीरिया का, और अगर हमने स्ट्रैंडेड इसका ओपन किया तो एज वी नो कि एडिनिन के साथ क्या पेयर होता है, थायामीन, एंड ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन पेयर होता है। तो ये रहा डबल स्ट्रैंडेड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और ये रहे सीक्वेंसेस। 80 रिच रीजन आप देख रहे हो यहाँ पे, 80 रिच रीजन शो हो रहा है ना, 80 रिच रीजन इधर भी है, 80 रिच रीजन मतलब बहुत सारे 80 रिच रीजन है। ये येलो वाला पोर्शन जो है डीएनए बॉक्स है। अब समझने की कोशिश करो 80 रिच रीजन होता कहाँ है, क्यों है ये सीक्वेंस के लेफ्ट साइड के पास, क्योंकि 80 रिच रीजन वो सीक्वेंस कैरी करके रखता है जहाँ से क्या होता है कि रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। यहीं से क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का होता है ना वो ओपन होना स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होगा ओपन होना, हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि डीएनए के रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन से हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लर्न रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप वनडे एग्जामिनेशंस या फिर लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो और अगर आप बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हो तो ये लेक्चर तो ऑफ कोर्स आपके लिए है ही। सी, यहाँ पे पहले हेलिकेज चाहिए होता है हमें डीएनए के रेप्लिकेशन को कराने के लिए। एसएसबी चाहिए होता है, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, प्राइमेज चाहिए होता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है जिसको कि रेप्लिकेज भी बोलते हैं, एंड टोपो आइसोमेरेज चाहिए होता है, एंड देन लाइगेज होता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट। हेलिकेज किस लिए होता है, हेलिकेज सी, यहाँ पे हेलिकेज मीन्स कुछ ऐसा हेलिकल फॉर्म में है उसको तोड़ने के लिए। एज क्या है, एक एंजाइम है, तो ऐसा एंजाइम जो कि क्या करेगा कि हेलिक्स को ब्रेक करेगा उसको हम बोलते हैं हेलिकेज। ब्रेक क्या करता है, मोस्ट प्रोबेबली ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके मेल्टिंग स्टार्ट कराता है। सी, अगर ये रहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, यहाँ पे जो एज वी नो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होते हैं एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री करके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एक स्ट्रैंड का ए और दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होता है, थायामीन, मीन्स एक का प्यूरिन और दूसरे के पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड करके बॉन्डिंग बना करके हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होकर के क्या होता है कि पेयर करता है, ओके, स्टैंडर्ड को जोड़ करके रखता है। तो अभी जब हमें रेप्लिकेशन कराना है, मीन्स अगर हमने डीएनए को क्या करना है, डिवाइड कराना है, तभी ये पॉसिबल है जब डीएनए ओपन होगा स्ट्रैंड, फिर तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग किसी और के साथ होगी या फिर उसका रेप्लिका कॉपी बनना स्टार्ट होगा। तो वो कैसे होगा इस प्रोसेस में, इस लेक्चर में हम उसको जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेलिकेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हेलिकेज क्या करता है, ये जो आप हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हो ना इसको ब्रेक करता है हेलिकेज, ठीक है। और एसएसबी क्या करता है, ये सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि प्रिवेंट करता है रीबाइंडिंग। एक बार जब ये स्ट्रैंड ओपन हो गया ना, मीन्स अभी ऐसा स्ट्रैंड था, अब एक बार ये स्ट्रैंड ओपन हो गया, कहीं वापस से ये ऐसा स्ट्रैंड न बन जाए उसके लिए हमें सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन की नीड होती है। देन प्राइमेज चाहिए होता है, प्राइमेज फॉर वाई, प्राइमर के फॉर्मेशन के लिए, जिसको कि 3 प्राइम OH को OH होना फ्री फॉर्म में मीन्स इसकी ज़रूरत होती है। कैसे होती है, क्या होता है प्राइमर, सब कुछ हम इस लेक्चर में जानेंगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक स्लाइड है, ओके, हम बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे हर एक लेक्चर में। तो डीएनए पॉलीमरेज या रेप्लिकेज क्या होता है, आज नेम से ही रिजेंबल हो रहा है कि रेप्लिकेशन बबल बनाने के लिए, रेप्लिकेशन बबल क्या होती है, सी, बहुत ही ज़्यादा इजी। ये रहा सपोज ये रहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके, अब इसको क्या होना है, ओपन होगा, ओपन होने ऐसा ओपन हो गया ना, ये ओपन हो गया मीन्स ये क्या हो गया, बबल बन गया। कैसे बना अभी हम अपने स्लाइड्स में जानने की कोशिश करेंगे। फिर टोपो आइसोमेरेज चाहिए होता है, टोपो आइसोमेरेज किस लिए चाहिए होता है, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए। सी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिसन मी वेरी केयरफुली। हेलिकेज क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। अगर स्ट्रैंडेड जो है ये डीएनए का स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है
उसको हेलिकेज ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। बट ये तो लीनियर के डीएनए के केस में हो गया ना, ये यूकैरियोटिक के। बट सपोज हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अगर वहाँ पे एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जहाँ से क्या होता है, इनिशिएट होता है रेप्लिकेशन की प्रोसेस होना। अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, अगर आप थ्रेड देखने की कोशिश करोगे, एग्जाम्पल अगर आपके ब्रेन में आ रहा हो थ्रेड का, धागे, दो धागे है और दोनों सर्कुलर है, अगर आपने एक साइड से उसको रिमूव करने की कोशिश करी तो आगे से वो आपके साइड से क्या होगा, वो थ्रेड ओपन होता जाएगा। बट जो उसके बैक साइड में वो बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स उसमें नेटवर्क बनाने लग जाएगा, ठीक है। बट अगर यही चीज़ अगर आप बात करोगे लीनियर के केस में, अगर लीनियर दो थ्रेड है और आप उनके दोनों बॉन्ड, दोनों साइड जो है अप और टिप जो है, मीन्स टॉप और बॉटम दोनों चीज़ क्या है, कट हुए हैं, आपने कट कर दिया। अब उस इधर से पकड़ करके आप उस थ्रेड को और इधर से पकड़ के अगर ओपन करने की कोशिश करोगी तो ये क्या करेंगे, ये फटाफट से ओपन हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के का अटैच नहीं है, दोनों स्ट्रैंड अटैच नहीं है। बट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो प्रोकैरियोट्स का होता है वो सर्कुलर होता है और दोनों अटैच होते हैं। तो जैसे जैसे हम एक साइड का ओपन करते जाएंगे ना, सी अगर हमने यहाँ से ओपन करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए हेलिकेज जो होता है वो हेलिकेज इसको ओपन नहीं कर पाता, इसके लिए एक एंजाइम आता है हमारा टोपोआइसोमेरेज, इस बॉन्ड को और इस प्रॉब्लम को रीशॉर्ट करने के लिए। ओके, नाउ आई होप यू गॉट टू नो। सो और लाइगेज क्या करता है, एक बार जब डीएनए का स्ट्रैंड कट हुआ, ओके, तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग हुई ना यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड में, उसको फिल करने के लिए, उस स्ट्रैंड को फिल करने के लिए, वापस से रीसील करने के लिए, एक पहले जैसा बनाने के लिए वहाँ पे लाइगेज एंजाइम आता है। तो कैसे क्या होता है, एक प्रोसेस क्या होती है, सब कुछ हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी ये बिल्कुल बेसिक था। तो हमने हेलिकेज, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेज, टोपोआइसोमेरेज, लाइगेज के बारे में जान लिया। प्लीज जस्ट रिपीट इट विद मी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए के रेप्लिकेशन में, हेलिकेज, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेज, डीएनए पॉलीमरेज और रेप्लिकेज, टोपोआइसोमेरेज, लाइगेज और लाइगेज। Open your notebook and just mention these all are enzymes in your notebook. Okay, so yes, this is the first step of the DNA replication, initiation। क्योंकि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, वहां पे तीन प्रोसेस होती है, डीएनए के रेप्लिकेशन में तीन प्रोसेस होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेशन। ओके, अब ये स्टेप्स है डीएनए के रेप्लिकेशन के, तीन स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन पहला स्टेप है इनिशिएशन, हमें कुछ जानने के लिए कुछ प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ेगा, मीन्स स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना, दैट इज टिल नाउ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अब तक डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में है, उसको सेपरेट होना होगा। अभी क्या है कि डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंडेड है, ठीक है, अब इसको सेपरेट होना होगा, मीन्स उसको अलग अलग होना होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड के जैसे। ओके, तभी तो कुछ प्रोसेस इनिशिएट होगी। अगर मैंने यहाँ पे लीनियर डीएनए लेने की कोशिश करी, बताने समझाने की कोशिश करी कि अभी डबल स्ट्रैंडेड था, अभी इसको क्या होना होगा, अभी ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसने बना के रखा था, इसको इस स्ट्रैंड को ओपन होना होगा, पहले स्टेप में ये होता है। सेकंड, फॉर द सेपरेशन डीएनए ए प्रोटीन, जो कि हेक्सामेरिक, सेपरेशन कराने के लिए, यही जो आप सेपरेट स्ट्रैंड देख रहे हो ना, इसके लिए एक प्रोटीन आता है डीएनए ए प्रोटीन, जो कि हेक्सामेरिक होता है। वो डीएनए ए बॉक्स जो कि राइट साइड में अवेलेबल था वहां से बाइंड करता है। सी, ये रहा डीएनए ए बॉक्स का 9 मर सीक्वेंसेस, यहाँ पे 9 मर वाले सीक्वेंसेस, यहाँ पे 13 मर वाले सीक्वेंसेस। तो हेक्सामेरिक प्रोटीन जो होता है, सी 1 2 3 4 5 6 प्रोटीन विच मीन्स हेक्सामेरिक। ये डीएनए ए प्रोटीन जो ये इनका नेम होता है डीएनए ए प्रोटीन, ये डीएनए ए प्रोटीन जो होते हैं ये डीएनए ए बॉक्स से बाइंड करते हैं। फिर क्या होता है कि सी
once the DNA A protein binds to the DNA A box, it's wrapped around the double stranded DNA. जब ये एक बार बाइंड हो जाते हैं ना ये हेक्सामेरिक डीएनए, तो क्या होता है कि ये रैपिंग हो जाती है, मीन्स ये कर्लिंग कर लेते हैं खुद को। सी यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन जो होता है यहाँ पे बीच में आ गया और यहाँ पे रैपिंग हो गई, ठीक है। जैसे हम कोई भी फूड होता है उसको रैप करते हैं ना, पॉकेट में एक रैपर में रैप करके अच्छे से रखते हैं कि वो फ्रेश रहे, बिल्कुल एज वैसे ही बात करने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। तो डीएनए रैप्ड हो जाता है अराउंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इस तरीके से रैप्ड होता है कि जो ये 13 वाला सीक्वेंसेस है ना, ये डीएनए ए प्रोटीन उसके पास में आ जाए। सी यहाँ पे डिस्टेंस कितना कम हो गया, अभी यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा था। जब रैपिंग हुई डीएनए प्रोटीन की, तो सी यहाँ पे 13 वाले के क्लोज आ गया, पास आ गया। क्यों पास आया? सी क्योंकि जो डीएनए ए प्रोटीन होता है ना, वो क्या करता है, वो एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? एटीपी डिपेंडेंट। कौन? डीएनए ए प्रोटीन, जो कि डीएनए ए बॉक्स से बाइंड करता है, ये एटीपी डिपेंडेंट होता है। और एटीपी डिपेंडेंट होता है तो इसके पास एक अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है, पता है आपको क्या होती है? कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सी ये किसके पास में है? ये 13 वाले सीक्वेंसेस के पास में है। यहाँ पे जो था डीएनए ए प्रोटीन बाय द एनर्जी ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, 13 वाले सीक्वेंसेस के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड को इसने ब्रेक किया, ये डीएनए ए प्रोटीन, इसके बॉन्ड को क्या किया? इसने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। फिर उससे क्या होगा? जब ये एक बार बॉन्ड ब्रेक होती है ना, तो रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स स्ट्रैंड ओपन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल। सी ये जब ये क्या था हमारा, ये क्या है? ये डीएनए ए प्रोटीन है, डीएनए ए प्रोटीन जो कि डीएनए ए बॉक्स से इसने बाइंड किया था, और रैपिंग हुई और इसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जब इसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा, जब इस हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हुआ कि इस डीएनए ए प्रोटीन का काम फिनिश हो गया, क्योंकि इसका काम बस इतना ही था वर्क करना कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। अब वंस there is a work finished by the DNA A protein, it got removed from here, यहाँ से रिमूव हो जाता है। एंड देन क्या होता है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल, ये बन गया हमारा रेप्लिकेशन बबल। फिर ये इसका वर्क फिनिश हुआ, ये यहाँ से रिमूव हो गया। फिर फॉर द ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड दैट आर प्रेजेंट साइड वाइज टू द रेप्लिकेशन बबल, द अदर प्रोटीन कम्स टू नोन एज अ डीएनए बी प्रोटीन और हेलिकेज। अब ये आप जो बॉन्ड देख रहे हो ना रेप्लिकेशन के साइड वाइज साइड, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कौन आता है? यहाँ पे हमारा हेलिकेज आता है। हेलिकेज जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में ही डिस्कस कर लिया था, हेलिक्स के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जिसका कि दूसरा नेम क्या होता है? डीएनए बी प्रोटीन होता है, डीएनए बी प्रोटीन होता है। अब बात आई कि जब यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ से प्रोसेस इनिशिएट होना चाहिए था, तो हेलिकेज ने फिर से बॉन्ड की ब्रेक करना इनिशिएट किया, क्योंकि ये रेप्लिकेशन बबल तो थोड़ा ही मीन्स फॉर ओपन हुआ है ना। हेलिकेज जो होगा ये इसके आने से रेप्लिकेशन बबल और भी ज़्यादा ओपन हो जाए, जिससे कि प्रोसेस अच्छे से कैरी आउट हो सके, इसके लिए यहाँ पे हेलिकेज आकर के अपना वर्क फिनिश करता है, ठीक है। अब नाउ सी कि क्या हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिल्कुल ध्यान से सुनो ऑनेस्टली, और आप पूरा का पूरा एग्जाम में एज इट इज लिख के आओगे, मेक श्योर, ओके। सी अभी यहाँ तक की बातें हमने कर ली हैं। अब डीएनए बी प्रोटीन जो होता है ना, ये कैरीड आउट बाय द डीएनए सी। सी यहाँ पे जो डीएनए बी प्रोटीन था, यहाँ पे कौन आया? यहाँ पे डीएनए बी प्रोटीन आया, डीएनए बी प्रोटीन, जिसका दूसरा नाम क्या है आप बताओ कमेंट सेक्शन में। हेलिकेज, ओके। इसको कौन लाता है? इसको यहाँ पे कौन लाता है? इसको लाता है डीएनए सी प्रोटीन लाता है डीएनए बी को, ओके। तो डीएनए सी लाता है डीएनए बी को, प्रोटीन दैट हेल्प्स टू द डीएनए प्रोटीन टू सेट द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे डीएनए बी को लाने वाला जो प्रोटीन होता है वो डीएनए सी होता है। फिर उसके साथ साथ देयर इज अ पैस साइड प्राइमोसोम, it's not a primose, it's a primosome, sorry for the misprinting guys, primosome, okay। एक इसके साथ साथ एक और साइट होता है जिसको कि पैस साइट बोलते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है प्राइमोस असेंबली साइट। इट ऑल्सो सेट नियर द डीएनए बी प्रोटीन और हेलिकेज दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो हेलिकेज के साथ साथ क्या होता है कि एक ये रहा हमारा हेलिकेज, इसके साथ क्या होता है कि एक पैस साइड भी होती है। पैस साइड एज देयर इज अ फुल फॉर्म ऑफ पैस प्राइमोस असेंबली साइट। ये क्या होता है, ये हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है, ये भी हेक्सामेरिक प्रोटीन। इसमें 6 प्रोटीन्स चाहिए होते हैं इस पैस साइट को बनाने के लिए। कौन कौन से? प्राई ए, प्राई बी, प्राई सी, डीएनए बी, डीएनए सी एंड डीएनए ए। ये 6 प्रोटीन मिलकर के ये पैस साइट को का फॉर्मेशन करते हैं। और पैस साइट जो होता है ना, ये डीएनए बी प्रोटीन या हेलिकेज को हेल्प करता है ये आप हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ये रहा हमारा हेलिकेज, इसको क्या करता है, पैस साइट हेल्प करता है कि और अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। तो फिर अब क्या हुआ कि नाउ ओपन द स्ट्रैंड, अब रेप्लिकेशन बबल पूरा का पूरा उसका फॉर्मेशन हो गया। अब दोबारा से ये हेलिकेज ने पूरी की पूरी इधर साइड से भी बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट किया, इधर साइड से भी बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट किया। अब ये पूरा का पूरा जो रेप्लिकेशन बबल था ये हमारा क्या बना, ये रेप्लिकेशन बबल बना, रेप्लिकेशन बबल बन गया, रेप्लिकेशन बबल बन गया, विच मीन्स स्ट्रैंड क्या हो गया, स्ट्रैंडेड। ये रहा फर्स्ट स्ट्रैंड, ये रहा सेकेंड स्ट्रैंड, ये ओपन हो गए। अब ये दोनों स्ट्रैंड वापस से रीज्वाइन ना हो जाए उसके लिए एक हमारा एक और अच्छा सा प्रोटीन आता है जिसका नेम होता है एसएसबी। एसएसबी दैट इज सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। ये हेक्सामेरिक प्रोटीन होते हैं जो कि ये बाइंड कर लेते हैं स्ट्रैंड से। सी यहाँ पे किस तरीके से ये हेक्सामेरिक प्रोटीन ने बाइंड किया है कि इसलिए इन्होंने बाइंड किया है कि कहीं से ये वापस से रीसील ना हो जाए, ये स्ट्रैंडेड जो हुए फिर से बाइंड ना हो जाए। अगर वापस से बाइंड हो गए तो फिर इतनी जो मेहनत हुई है स्टार्टिंग में, वर्क हुआ है इसके पीछे ये बबल को बनाने के लिए, सारा का सारा कुछ बेकार हो जाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं और यहाँ पे एकदम बैठ जाते हैं अच्छी तरीके से कि अब कैसे अगर स्ट्रैंडेड को वापस से अगर आपको ज्वाइन करना है आप कैसे करोगे। इसीलिए यहाँ पे ये जो कि टेट्रामेरिक होते हैं, ठीक है, यहाँ पे C1 2 3 4 टेट्रामेरिक प्रोटीन होते हैं और ये अनफोल्ड रीजन से बाइंड कर जाते हैं। हेल्प्स इन द प्रिवेंटेशन ऑफ रीएसोसिएशन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना फिर से वापस न जुड़ने पाए, इसीलिए ये आते हैं सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। मैं बार बार बता रही हूँ, आप कॉपी में लिखते जाओ और इस लेक्चर को पूरा का पूरा ऑनेस्टली देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा टिल लास्ट। ओके और ये रहा हेलिकेज हमारा जो कि बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, हेलिक्स को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। और जो सुपर क्वाइलिंग है हमारी, सुपर क्वाइलिंग जो वहाँ पे हेलिकेज भी बोल देता है भैया हमसे ये सुपर क्वाइलिंग नहीं तोड़ी जा पाएगी, क्योंकि हेलिकेज जो होता है उसके पास इतनी ही एनर्जी होती है, इतनी ही एटीपी होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके। अगर सुपर क्वाइलिंग बहुत ही ज़्यादा मीन्स कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्वाइलिंग होती है, तो उसके लिए वहाँ पे टोपो आइसोमेरेज या गायरेज आते हैं। ओके बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक। ओके सी फिर क्या हुआ यहाँ पे, टोपो आइसोमेरेज एंड सुपर क्वाइलिंग, ठीक है, हेलिकेज थे, उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, टोपो आइसोमेरेज ने सुपर क्वाइलिंग इनिशिएट की, सुपर क्वाइलिंग को मीन्स खत्म करना स्टार्ट किया। और ये हमारा रेप्लिकेशन बबल अब नाउ क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क, ये फॉर्क जैसा फील हो रहा है, विजिबल है, यस फॉर्क जैसा सी हो रहा है ना, सीन हो रहा है वहाँ पे। तो जो हमारा रेप्लिकेशन बबल था ना, रेप्लिकेशन बबल, अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क की जैसा दिखने लग जाता है, रेप्लिकेशन फॉर्क यही है, सेम चीज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ क्या होता है कि ओनली हेलिकेज नॉट एबल टू ओपन, जो कि हम बात कर चुके हैं, not able to open the supercoiled DNA and breaks the hydrogen bond. So one other enzyme helps here to break the supercoiling named topoisomerase. जो topoisomerase होता है ना, इसका एक और अच्छा सा प्यारा सा नेम होता है गायरेज। क्या नेम होता है इसका, गायरेज। अब टोपो आइसोमेरेज जो होते हैं ना, ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं और जो कि कट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को और सुपर क्वाइल को रिमूव करते हैं। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड है ना, इसी को कट कर देते हैं और सुपर क्वाइलिंग रिमूव हो जाती है। तो अभी क्या था कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड पूरी तरीके से क्या था, अटैच था, इसीलिए वहाँ पे हेलिकेज के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ओपन कर सके।
तो टोपो आइसोमेरेज भैया को बुलाया जाता है और वहां से उनको कहा जाता है कि आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही ब्रेक कर दो, क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर्टी होती है। और टोपो आइसोमेरेज जो होता है उनको वो 2 टाइप के होते हैं, एक टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट होता है, एक टोपो आइसोमेरेज सेकंड होता है। टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है, और टोपो आइसोमेरेज 2 जो होता है दोनों स्ट्रैंडेड को कट कर देता है। याद कर रखने का ट्रिक कि टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट है, फर्स्ट जो है पहले सिंगल स्ट्रैंड को, फर्स्ट फॉर सिंगल, फर्स्ट टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा, एंड टोपो आइसोमेरेज सेकेंड ये क्या करेगा, ये दोनों सॉरी डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक कर देगा। तो नाउ आई मेक श्योर दैट इट हैज बीन क्लियर टू यू ऑल। नाउ सी द नेक्स्ट वन। यस, अब हम बात कर लेते हैं समथिंग अबाउट द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इनका नेम तो आपने बहुत सुना होगा, बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। व्हाट इज द लीडिंग स्ट्रैंड, व्हाट इज द लैगिंग स्ट्रैंड, व्हाट इज द प्राइमर, एवरीथिंग at extra. Okay, so don't be worried, this lecture and this slides is for you guys. Okay, so see, ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या चीज होती है कि ये हमारा रहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अभी हमने यहाँ तक की स्टोरी पढ़ रखी है कि ये कैसे हेलिकेज ने मीन्स डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, डबल और ट्रिपल, और सुपर क्वाइलिंग को रिमूव किया टोपो आइसोमेरेज ने, और रेप्लिकेशन 4 का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हुआ कि अभी यहाँ पे क्या होता है कि एक अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या हो गया, स्ट्रैंड ओपन हो गया। अभी स्ट्रैंड ऐसे थे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एज भी नो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है। तो अभी क्या हुआ, ये रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये वाला जो स्ट्रैंड हुआ वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो गया, ये वाला जो हुआ 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में हो गया। तो अब क्या होता है यहाँ पे सी कि ये जो आप देख रहे हो ना 5 प्राइम, अब ये यहाँ से यहाँ तक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड। और लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है ये रेप्लिकेशन 4 की तरफ बनता है। ये हमारा जहां से रेप्लिकेशन 4 स्टार्ट हुआ है बनना उसकी साइड होता है उसका फेस, और ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी ब्रेकिंग है कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा लीड हुआ है, लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये रहा हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड, जिसको कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, जो कि टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। उसके अपोजिट स्ट्रैंड की बात करें तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन की बात करें तो वहां पर क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड होता है। जो उसके अपोजिट होता है उस वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो टूवर्ड्स द ओराइन। सी इसका एरो का आप फेस देखोगे किसकी साइड है, टूवर्ड्स द ओराइन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइड है या ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोम की साइड है। इसको डिसकंटिन्यूअस रीजन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ना ये आपस में एक दूसरे से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं अटैच नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़े से न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ब्रेकेज होते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं। अप्रॉक्स 5 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग ये सीक्वेंसेस होते हैं, जिनको कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, और ये ओराई की साइड बनते हैं और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को डिस्कवर करने वाली साइंटिस्ट रोइजी ओकाजाकी ने ओकाजाकी फ्रैगमेंट को डिस्कवर किया था। ओकाजाकी फ्रैगमेंट सिंथेसाइज फर्स्ट नियर टू द ओराई। ओराई जिस रीजन पे होगा वहां पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट सबसे पहले सिंथेसाइज होगा। यहाँ पे सी कि अगर हमने बात करी ओकाजाकी फ्रैगमेंट सिंथेसाइज, सबसे पहले अगर हमने इनको नंबरिंग कर दिया 1 2 3, तो सबसे पहले कौन सा ओकाजाकी फ्रैगमेंट सिंथेसाइज होगा, फर्स्ट वाला, देन सेकंड वाला। फर्स्ट वाला पहले सिंथेसाइज होगा, देन सेकंड वाला सिंथेसाइज होगा, देन थर्ड वाला। वाई, क्योंकि जो पहला वाला मीन्स ये वाला आप देख रहे हो ना, फर्स्ट वाला ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ये क्या कहाँ पे है, ये ओराई के पास है। तो जो ओराई वाला होगा वहां पे पहला सिंथेसाइज होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मोर कंफ्यूजिंग। ओके, अगर आप बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हो तो आप पूरा एज इट इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बारे में पूरा का पूरा ये स्लाइड उठा के वहाँ पे शॉर्ट नोट में लिख डालना, आपके पूरे मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। फिर उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, हमारा रेप्लिकेशन बबल ये रहा, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये बीच से हमने इसको कट किया, ये रहा ओराई। अब इससे क्या हुआ कि
एक इधर का रेप्लिकेशन बबल फॉर्क बना, एक इस साइड का रेप्लिकेशन फॉर्क बना। अगर हमने बात करी कि ओराई, ये रहा हमारा ओराई, तो ओराई के पास क्या बनता है हमारा ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे। ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ बनता है, लैगिंग। रिपीट विद मी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे। लैगिंग स्ट्रैंड पे, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस रीजन, डिसकंटिन्यूअस रीजन। और जो लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, वहाँ पे क्या बनता है, रेप्लिकेशन फॉर की तरफ क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये रहा हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये रेप्लिकेशन फॉर्क, ये कहा क्या है, ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क की साइड क्या बना है, लीडिंग स्ट्रैंड। और अगर ओराई की बात करें, ये ओराई रहा, ओराई की साइड क्या बना है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये रहा अपर राइट, ये इस रीजन को हमने बोला अपर राइट, ये है अपर लेफ्ट, ये रहा लोअर राइट रीजन, ये रहा लोअर लेफ्ट। ओके, कुछ इस तरीके से वहां पे रीजन्स होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट की। अगर हम बात करेंगे तो अगर हमने बात करी कि अपर लेफ्ट में क्या है, अपर लेफ्ट में अगर हमने इसकी बात करी तो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हमने अपर राइट की बात करी तो वहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट दिख रहा है, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पे बनता है। और लैगिंग स्ट्रैंड दैट मीन डिसकंटिन्यूअस रीजन होता है, ठीक है। और लोअर लेफ्ट की बात करी, वहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होता है, जो कि डिसकंटिन्यूअस रीजन होता है। और लोअर राइट की बात करी हमने, इस साइड की बात करी, तो वो लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है। अब सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है ना, ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। डीएनए मीन्स ये रहा हमारा क्या, मीन्स डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। अब इससे जो होगा डीएनए का फॉर्मेशन होगा ना, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से नए डीएनए का सिंथेसिस। तो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। वी नीड अ प्राइमर फॉर द रेप्लिकेशन। प्राइमर क्या होते हैं, ये एक आरएनए के शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने प्राइमर को समझना चाहा मैकअप से रिलेटेड, गर्ल्स विल बी फैमिलियर फ्रॉम दिस। First of all, we apply what, primer for fixing the makeup. Okay, so that is similarly क्या होता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या फिर डीएनए के सिंथेसिस में जब प्राइमर की जरूरत होती है, जैसे कि प्रोसेस को इनिशिएट करा पाए, ठीक है, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करा पाए। और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए 3 प्राइम OH एंड फ्री होना चाहिए। और एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, ये इनर ब्रेक्स होते हैं, जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। सी, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ पे मीन्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अटैच हो जाएगी, मतलब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से एक दूसरे से ओकाजाकी फ्रेगमेंट जुड़े हुए होते हैं। अब कैसे जुड़े हुए होते हैं, ये तो अभी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में था। अब सी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको किस तरीके से। ये रहा हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क, सी, दिस इज व्हाट, दिस इज द ओराई। ओराई यहाँ पे सी, ओराई की साइड क्या बना है, यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और फिर रेप्लिकेशन फॉर की साइड क्या बना है, ये रहा हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड पे ये क्या होते हैं, शॉर्ट सीक्वेंसेस, जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं। नाउ सी कि अब इलोंगेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इनिशिएशन कंप्लीट कर रखा है। इनिशिएशन में हमने क्या देखा था कि टोकोआइसोमेरेज ने हेलिकेज को ब्रेक कर दिया था पूरी के पूरी तरीके से, पूरा का पूरा स्ट्रैंड ओपन कर दिया था। इलोंगेशन में वी विल सी कि इन इलोंगेशन द मच इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यहाँ पे एक एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या फंक्शन होता है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में क्या, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस होता है, ठीक है। कैसे होता है, कैसे, अभी अब इसको डायग्राम से समझेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा ये। फॉर अटैचिंग प्राइमर इट नीड 3 प्राइम टू OH एंड फ्री। प्राइमर को अटैच करने के लिए इसको क्या जरूरत होती है, 3 प्राइम एंड को फ्री होना चाहिए, ठीक है। हियर आरएनए प्राइमर अटैच टू देयर लीडिंग स्ट्रैंड by the help of primase activity and the polymerase third attached to the here the at 5 prime end and forms the strand। कैसे, अभी हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे। After the next lagging strand synthesized, but it has a problem that RNA primer is not removed yet from both the end. For this removal, DNA polymerase first come and removes the primase। DNA polymerase first के पास बहुत ही ज़्यादा important feature क्या होता है कि इसके पास एक 3, आप
ट्रिक याद रख लो, RRR। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मीन्स ये रीडिंग भी करता है, रिमूवल भी करता है, रिपेयरिंग। रीडिंग मीन्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस रीडिंग होती है। एक्सोन्यूक्लियस रीडिंग, रीडिंग का मीन्स प्रूफ रीडिंग। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किसके पास होती है? तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास क्या होती है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जो कि और उसके पास क्या होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है उसके पास। ओके, नाउ इसके पास रिमूवल प्रोसेस भी होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियस रिमूवल और रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का केस हम डीएनए रिपेयर का जब लेक्चर पढ़ेंगे वहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी इलॉन्गेशन को हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सी, यहाँ पे क्या है कि एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसके बारे में हमने पता है ऑलरेडी, फिर भी सी यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो गया था इनिशिएशन के स्टेप में। और रेप्लिकेशन फॉर्क का जब फॉर्मेशन हो गया तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे क्या होता है कि लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसके, जो कि रेप्लिकेशन फॉर्क के मीन्स साइड होता है। अगर हमने ओराई, यहाँ पे ओराई रीजन है, ठीक है, ये रहा हमारा ओराई। ओराई की बात करें तो ओराई साइड में क्या होता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं ये लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं, जो कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होते हैं। डिसकंटिन्यूअस इन द सेंस कि ये शॉर्ट शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में क्या होते हैं? अटैच हुए होते हैं। फ्रेगमेंटाइज फ्रेगमेंट्स होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के, इसीलिए शॉर्ट डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बता रहे हैं हम। रेप्लिकेशन फॉर्क जो होता है ना उसके साइड में 3 प्राइम, ये रहा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वहाँ पे आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है। आरएनए प्राइमर क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि वहाँ से प्रोसेस को इनिशिएट करना होता है। यहाँ से आकर के आरएनए प्राइमर जुड़ता है और फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे अटैच होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? ये जो प्राइमर हमारा देख रहे हो ना आप, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बैठ करके पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड अटैच करता जाता है, जो कि लीडिंग स्ट्रैंड के क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सपोज यहाँ पे ATGC सीक्वेंसेस हैं तो यहाँ पे इसके अपोजिट A के साथ क्या होता है? T के साथ A, G के साथ C के साथ G और C के साथ G, ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस फटाफट से क्रिएट मीन्स एड ऑन करता जाता है। और हेलिकेज तो अपना फंक्शन कर ही रहा है, टोपोआइसोमेरेज तो अपना फंक्शन कर ही रहे हैं, अपना स्ट्रैंड को ब्रेक कर रहे हैं, सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर रहे हैं। फिर आया लैगिंग स्ट्रैंड आया। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? यहाँ पे भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमर की रिक्वायरमेंट के बाद यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वापस से क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता जाता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के साइड। फिर क्या होता है? और ये प्राइमर के लिए जो होता है ना, यहाँ पे 3 प्राइम OH इसको चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्योंकि यहाँ पे फंक्शन करता है, 3 प्राइम OH फ्री उसको चाहिए लैगिंग स्ट्रैंड के पास। तो अब आप इसको रीड करने की कोशिश करो कि इलॉन्गेशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कट टू द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एक्सोन्यूक्लियस, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस डायरेक्शन में कट करके डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? यहाँ से प्राइमर को रिमूव करने की कोशिश करता है। जब प्राइमर रिमूव हो जाते हैं यहाँ पे ना, तो ये बॉन्ड जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट आप देख रहे हो ना, फ्रेगमेंटाइज है, ये अटैच हो जाते हैं बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। इन दोनों के बीच में क्या होता है? सी, एक डिफरेंट कलर से मैं शो करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाते हैं। आरएनए प्राइमर अटैच टू द लीडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे सॉरी फॉर द मिस टाइपिंग, लीडिंग स्ट्रैंड by the help of the primase enzyme and the DNA polymerase third attached to the here 5 prime end to form a strand। और यहाँ पे DNA polymerase 5 prime end से बाइंड होता है और एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट लैगिंग स्ट्रैंड में सिंथेसाइज होता है, बट इट हैज द प्रॉब्लम दैट आरएनए प्राइमर इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम बोथ द एंड। फॉर दिस रिमूवल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कम एंड रिमूव द प्राइमर। तो यहाँ पे जो प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है ना, अब उसको प्राइमर तो हम डीएनए का जब रेप्लिकेशन करवा रहे हैं तो प्राइमर क्या होते हैं? ये आरएनए के सीक्वेंसेस होते हैं। हम उसको तो इंसर्ट नहीं कर सकते डीएनए के अंदर, क्योंकि हमें डीएनए की प्रॉपर कॉपी बनानी है, ना कि आरएनए की। तो अब इस प्राइमर को तो प्रोसेस इनिशिएट तो हो गया, यहाँ पे पूरी की पूरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड
स्ट्रैंड भी बन के रेडी हो गई। अब इसको रिमूव करने के लिए, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है पॉलीमरेज फर्स्ट, और क्या करता है, प्राइमर को रिमूव कर देता है लैगिंग स्ट्रैंड से ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जिससे कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाते हैं और पूरा का पूरा सीक्वेंस बन के रेडी हो जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं अब टर्मिनेशन का प्रोसेस। टर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन की वजह से वो अटैच हुए थे। अब टर्मिनेशन में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इजी, मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के रखा है, बस आपको इसको लर्न रख लेना है। देखो टर्मिनेशन क्या होता है, कैटनेशन आप समझ रहे हो, जैसे कि ये हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रैंड है ना, डीएनए का स्ट्रैंड है। कैटेनेशन मीन्स अब इसमें से जो होगा ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रैंड बनेगा, कुछ इस तरीके से, धीरे धीरे ऐसे स्ट्रैंड बनेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा और ऐसे स्ट्रैंड आएंगे, और फिर क्या होगा, फाइनली ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो टर्मिनेशन प्रोसेस में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे टर्मिनेशन होता है, कैटनेशन कैसे होता है। टर्मिनेशन साइट्स होता है ना बैक्टीरियल डीएनए की बात करें तो वहाँ पे ABCDEF प्रोटीन्स होते हैं। टर्मिनेशन में क्या होता है कि टस प्रोटीन होता है, जो कि जिसके पास एक टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है, टस प्रोटीन होता है टर्मिनेशन के केस में, टस एंड टर, दो प्रोटीन्स को आपको रखना है। टर तो इसी से लिया गया है, टर और टस एंड टर, टर्मिनेशन के लिए टस एंड टर। टस प्रोटीन क्या करते हैं, ये इनके पास टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होता है, ये बाइंड करते हैं टर से, ठीक है, फॉर द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन जहाँ से हुई होती है वहां से ये बाइंड करते हैं। जब टस और टर की बाइंडिंग होती है ना, मीन्स टस का ए बाइंड करेगा और टर का सी, मीन्स टस प्रोटीन का ए जो प्रोटीन उसने कंटेन करके रखा है वो बाइंड करेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, कुछ इस तरीके से वो मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगा। और टर्सी जो होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, मतलब ये स्ट्रैंड इस साइड मूव करेंगे और ये वाले स्टैंड जो होंगे इस साइड मूव करेंगे। फिर क्या होगा कि अब जो ABCDEF प्रोटीन्स थे, इसमें से ADE जो होता है मोस्ट प्रोबेबली वो उसका ओरिजिन क्लॉकवाइज मूवमेंट करने के लिए हुआ होता है, और ओरिजिन से, और BCGF का ओरिजिन जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज में, मीन्स उसका ओरिजिन हुआ होता है एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए। इससे क्या होता है कि कैटनेशन क्रिएट होता है डीएनए में, इस तरीके से कुछ कैटनेशन इन डीएनए में, ये आप देख रहे हो ना कैटनेशन, यहाँ पे कैटनेशन क्रिएट होता है, पिंचिंग क्रिएट होती है, अगर हम और इजी लैंग्वेज में समझना चाहें, टर ए और टर सी की वजह से कैटनेशन क्रिएट हो जाता है, और आफ्टर अ टाइम कैटालाइज जो होते हैं डीएनए जो होते हैं ना, ये इनका टोको आइसोमेरेस पूरा का पूरा हेलिक्स को ब्रेक करके, सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करके, ये पूरा का पूरा डीएनए ओपन होकर के अलग अलग हो जाता है। तो एक डीएनए से दो डीएनए क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। अगर टर ए और टर सी आपस में बाइंड करते हैं ना, बाइंड कर लिए तो ये क्या करते हैं, ये इनहेबिट कर देते हैं हेलिकेज की मूवमेंट को। अब हेलिकेज का मूवमेंट जब नहीं हो पाता तो क्या होता है, अब वहां पे हेलिकेज का मूवमेंट नहीं हुआ तो बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो पाती, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होने की वजह से अब और नहीं क्वाइल सुपर क्वाइलिंग रिमूव हो सकती या हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक हो सकता, इसीलिए प्रोसेस वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। और टर्मिनेशन की वजह से क्या होता है कि दो मीन्स पूरा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल प्रोसेस जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है और दो स्ट्रैंड सेपरेट आउट होते हैं। तो टर्मिनेशन में टस्टर प्रोटीन्स होते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहे तो वहाँ पे क्या होता है कि टस्टर जब बाइंड करते हैं, टस का एक जो कि क्लॉकवाइज मूव मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, टर का एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, जिसकी वजह से कैटनेशन या पिंचिंग होती है, क्लीवेज होता है, और दो चीज़ें जो होती हैं टस्टर एक प्रोटीन की वजह से ये दोनों स्टैंडर्ड डीएनए के वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। अगर टर ए और टर सी बाइंड कर जाएंगे तो ये हेलिकेज की मूवमेंट को टर्मिनेट कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे, इसीलिए इस प्रोसेस को टर्मिनेशन का नेम से जाना जाता है। और टर्मिनेशन होते ही क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये प्राइमर को रिमूव कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्राइमर रिमूवल के लिए जाना जाता है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या हो गया,
गैप की फीलिंग हो जाए, मीन्स गैप क्रिएट होंगे। अब इस गैप को पूरी की पूरी फ्री, मीन्स यहाँ से तो प्राइमर को रिमूव कर दिया गया डीएनए पॉलीमरेज की वजह से, फर्स्ट की वजह से प्राइमर रिमूव कर दिया गया, सी यहाँ पे प्राइमर रिमूवल हो गया, और बट गैप या निक का क्रिएशन था। तो इसके लिए लाइगेज आया, जो कि क्या होता है, एक ग्लूअर एंजाइम होता है। इसको ग्लूअर एंजाइम क्या करते हैं, चिपकाने का काम करता है स्ट्रैंड्स को। जो ये निक क्रिएट होती है ना, ये निक को पूरा फिल कर देता है, सील कर देता है। और इस तरीके से एक स्ट्रैंड से, एक डीएनए से क्या होते हैं, दो डीएनए के स्ट्रैंड, दो डॉटर स्ट्रैंड, दो न्यूली सिंथेसाइज्ड या न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए जो कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए होते हैं, वो प्रोसेस कैरी आउट हो जाती है, हमें मिल जाती है। अगर हमने रिवीजन बॉक्स भी रखा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या होता है कि ओरिजिन से क्या होता है, ओरिजिन के पास ORC होते हैं और IC होते हैं, वहाँ पे हेलिकेज की लोडिंग होती है, फिर हेलिकेज का एक्टिवेशन होता है, फिर रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है, हेलिकेज की लोडिंग हुई, हेलिकेज का एक्टिवेशन हुआ। एज हेलिकेज की लोडिंग जो होती है ना, G2 फेज में होती है। हमने सेल साइकिल डिवीजन सब कुछ पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस प्लेटफॉर्म पे मैंने सारा कुछ डिटेल में और टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, स्लाइड्स में इंक्लूड की हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। वेरी इजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने समझाने की वहाँ पे कोशिश करी है। हेलिकेज की लोडिंग G2 फेज में होती है और हेलिकेज पूरा का पूरा एक्टिवेट जो होता है S फेज में होता है, ठीक है, सिंथेसिस फेज में होता है। तो G2 और S फेज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है हर एक लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन में। फिर क्या होता है, रेप्लिकेशन का बबल का फॉर्मेशन होता है, ओपन जो स्ट्रैंड्स होते हैं ओपन होते हैं, फिर सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन आता है, जैसे कि फिर से जो स्ट्रैंड है वो वापस से रीबाइंड ना हो सके। फिर प्राइमेज आता है, प्राइमेज के पास प्राइमर की फॉर्मेशन की, प्राइमर बनाने की एक्टिविटी होती है, फंक्शन होती है। फिर रेप्लिकेज या टोपो आइसोमेरेज आता है। रेप्लिकेज टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, टोपो आइसोमेरेज पूरा का पूरा सुपर क्वाइलिंग ब्रेक करता है, जिससे की वजह से और भी ज़्यादा अच्छे से इलोंगेशन प्रोसेस कैरी आउट हो सकती है। इलोंगेशन के बाद ओकाजाकी फ्रेगमेंट में हमने, मीन्स इलोंगेशन के प्रोसेस में हमने लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड देख लिया। फिर उसके बाद टर्मिनेशन में कैसे टेरे टर्सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व थे, और उसके बाद पूरा का पूरा जाकर के एक स्ट्रैंड से, एक डीएनए, एक स्ट्रैंड से जो था वो दो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। यहाँ पे मैंने एलेक्सर स्लाइड इंक्लूड करी है, जस्ट गो थ्रू इट वंस फॉर द रिवीजन। And yes, the one thing guys which I wanted to tell you, if you wanna get these lectures PDF which are going on right now, and it's a really free of cost guys. So if you wanna get these lectures PDF as a free of cost, so don't forget to join my Telegram channel, the link which I have already given in the description box. So stay tuned for more lectures, more upcoming lectures. Okay, so the most important things, the most important slides I can say. Thank you for watching everyone. Stay tuned for more. Thank you for watching.